हेलो फ्रेंड्स, करियर शेपर पॉडकास्ट सीरीज के इस थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले मैं पंकज त्रिपाठी का वीडियो देख रहा था और पंकज त्रिपाठी बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा उनको एक्टिंग की जो प्रेरणा मिली वो इस चीज से मिली कि उनसे पहले मनोज बाजपेयी वो सब कुछ कर चुके थे। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं और आपके आगे कोई प्रेसिडेंस है, किसी ने वो पूरा रास्ता इख्तियार किया हुआ है, तो आपको एक मोटिवेशन रहता है और एक उम्मीद बनी रहती है। आज के हमारे जो आज गेस्ट हैं, शशांक मिश्रा, वो अभी लग्जमबर्ग में हैं और वो हमारे यूपीटीयू के ही स्टूडेंट रहे हैं और आज वो हमें बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपना करियर ट्रैजेक्टरी चॉक आउट किया है, उनकी क्या की लर्निंग्स हैं और आप लोग उनकी की लर्निंग से क्या क्या सीख करके अपने करियर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्वागत करता हूं शशांक आपका हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। थैंक यू अभिनव। शशांक, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ये लखनऊ से आपने अपनी स्कूलिंग करी और आज आप लग्जमबर्ग में हैं, तो थोड़ा सा अगर आप संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बता सकें कि आपकी कैसे स्कूलिंग थी, फिर आपने इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे की और कहाँ पे एडमिशन लिया और फाइनली ये लग्जमबर्ग तक कैसे पहुंचे, तो अगर आप संक्षिप्त में बता सके इस बारे में। ओके, सो पहली बार मैं ऐसा कुछ पॉडकास्ट या वीडियो पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए पहले एडवांस में ही माफी, सॉरी। सो क्विकली स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी जस्ट पता किया कि अभिनव जी भी लखनऊ से ही हैं, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अपना यूपीटीयू का हेडक्वार्टर्स भी लखनऊ में ही है, तो काफी जुड़ी हुई कहानी है ये। तो जैसे कि सब अपने यूपी लखनऊ इन जनरल में काफी ट्रेंड था बीटेक का, पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे थे आईआईटी के बारे में, बीएचयू के बारे में। तो क्लास 7th 8th से ही और मे भी पहले से ही तो लोगों को लगता है कि वो एमएलएनआर से तुम्हारे बड़े भाई पास हो गए हैं या उनको फ्री सीट पे एडमिशन मिल गया है, तो ये सब बातें बचपन से सुना करते थे और जाना करते थे कि हाँ वो कोई आईटी बीचू नाम का कोई कॉलेज है। तब वो आईटी नहीं हुआ करता था और एमएलएनआर कोई कॉलेज है, तो हमें से पता था कि कोई बढ़िया कॉलेजेस हैं और इनमें जाना अच्छी बात है। हमें नहीं पता था वहां पर होता क्या, बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर वही बेस बनता गया और बचपन से ही एज यूजुअल मम्मी पापा लोग कि बेटा साइंस लेना है और साइंस में इंजीनियरिंग करनी है, अगर आगे तो वहां पर करियर बनाना है तो आपको पीसीएम स्ट्रीम या उसमें स्ट्रीम में रहना पड़ेगा। तो शुरुआत से ही क्लास 7th 8th से ही 6 से ही बना हुआ था एक माइंडसेट कि हाँ साइंस में जाना है, साइंस में करियर है। ये नहीं पता था कहाँ है, लेकिन था। तो स्टोरी वहीं से शुरू होती है और इंटरेस्ट था काफी कंप्यूटर्स में बचपन से ही और मैं वन ऑफ दोज लकी पर्सन रहा हूँ कि कंप्यूटर थोड़ा घर पे जल्दी आ गया था, तो खुराफात करने को ज्यादा मिलती थी। तो जितना आपका एक्सपोजर, जितना आपकी लर्निंग हैंड्स ऑन होती है ना, वो कभी भी आप ट्रेनिंग से इतना नहीं ले पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ ट्रेनिंग जरूरी नहीं होती है, जरूरी होती है, बट जितना खुराफात अपने आप सीखते हो शायद ही कभी आप सीख पाओगे फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर। तो कई बार कंप्यूटर घर पे आता था, खराब कर दिया, ये फूक गया, वो खराब खोल दिया, अपने आप ही सही करने की कोशिश करी। तो वहां से थोड़ा एनालिटिकल और खुरापात वाला दिमाग बनता गया। फिर धीमे धीमे अब वही 9th 10th आया और तैयारी तब तो बोर्ड्स की थी कि 90% लाने हैं, जैसा हर माँ बाप का एक वो होता है गोल। 90% नहीं आए, 88 पे रह गए, लेकिन कोई बात नहीं। लगता है सबको धक्का, लेकिन ठीक है, अभी जिंदगी कहाँ लाती है आपको वो आपको बाद में पता लगेगा। तो अभी जिन लोग का ऐसा हिसाब किताब है अभी या हो रहा है, तो आपको आगे इम्प्रूवमेंट का चांस जरूर मिलेगा। फिर 11th 12th पे वही नेशनल हॉबी बीटेक की कोचिंग करने के लिए सबने, लखनऊ में काफी फेमस इंस्टीट्यूट्स हैं, रूबिक्स है और एक जोशी सर थे और एक और कोई ट्राइवैक था। मुझे कहाँ से शुरुआत करी है तुमने कोचिंग? मैंने तो रूबिक्स में फिजिक्स पढ़ा हूँ, जोशी में मैथ्स और केमिस्ट्री में टंडन सर थे एक हमारे, वहां रहता था मैं, हेवेट रोड। शायद हो सकता है वो एक दूसरे थे, हुसैनगंज में थे वो। तो वहां पे मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, ट्राइवैग में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी मैंने। तुमने कहाँ से पढ़ी है? मैं तो रूबिक से किया है पूरा, क्योंकि इतना मैंने सोचा कि वहां थोड़ा अगर आप पैकेज लेते हो उनका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो आपको सस्ता पड़ता है। अदरवाइज फिर आपका बहुत ट्रैवल है। स्कूल के बाद आप पहले फिजिक्स कर रहे हो, आदित्य सर क्या, जोशी सर क्या मैथ्स कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो बहुत नाटक होता था। जब मैं था ना, तो ये जोशी बगल में ही थे दोनों,
रूबिक्स और बगल में था। जोशी। फिर बाद में ये लोग ट्रिपल शिफ्ट हो गए, थोड़ा दूर दूर हो गए, तो ट्रिपल एम बाद पे ही थे तो पास में था। तो स्कूल के बाद वही अपना कोचिंग करी और अपना काम करा, फिर इधर से उधर भागे। दोस्त दोस्त भी थे, डिफरेंट स्कूल के थे, और रूबिक्स में तो और भी फ्रेंड्स बन गए काफी लाइक माइंडेड वाले। तो नेचुरली 11th-12th के प्रेशर के साथ साथ इंजीनियरिंग की तैयारी, कुछ लोग होते हैं गॉड गिफ्टेड, नो डाउट अबाउट दैट, और हमने मेहनत करी अपनी। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, लेकिन वो अब लगता है। लेकिन हाँ ठीक है, नहीं हुआ आईटी में पहले टाइम में, तो काफी लोग का नहीं होता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद सोचा गया कि चलो, शर्मा जी के लड़के ने 12th के बाद ही कर लिया बीटेक, और कई लोगों ने गैप लिया, तो वो बहुत बड़ा द्वंद का इशू था घर में कि भाई क्यों साल खराब करो, या एक काम करो साइड में बैच कुछ बीएससी कर लो, लगा रहेगा, नहीं होगा तो करता रहेगा। बहुत सारे जुगाड़ पेंच दाव पेंच खेले गए, लेकिन फिर अंत में ये डिसाइड हुआ कि नहीं, पूरा फोकस प्रॉपर करना है अगर इंजीनियरिंग की तैयारी पर, तो वही किया जाए, एक साथ दो नाव में नहीं बैठना चाहिए। तो बहुत ही सोच के बाद एडमिशन लिया गया फिर कोटा में। तो काफी लोग कोटा जाते हैं, तो काफी फ्रेंड्स जा रहे थे कोटा, तो आप इसको पीयर प्रेशर कह लो या इनडिसीजन कह लो, कोटा गए। वो तो डिफरेंट स्टोरी है कि वहां भी नहीं हुआ, लेकिन जो वहां मैंने दोस्त बनाए कोटा में, वो आज भी मेरे साथ हैं। 10-12 साल की दोस्ती है हमारी। और वो आपको जान के अगर अच्छा लगे तो आधे दोस्त आईआईटी किसी का नहीं निकला, लेकिन अब सारे ऑलमोस्ट सारे आईएम एक्सएलआरआई के पास आउट्स हैं। तो कोई कोई आज मध्य प्रदेश का कौन सा टीयू है मुझे पता नहीं, एमपीटीयू कह लो या उसका मुझे नाम नहीं पता है, आरजेटीयू है शायद, कोई आरजेटीयू है, यूपीटीयू है, और अपना एक बंदे का हो गया था एनआईटी में, वो काफी इंटेलिजेंट था। तो वो सब अपना कर करा के उनका जॉब अप किया, फिर सबने निकाला कैट, मेहनत की, आईटी निकला साला तो आईएम निकालूंगा। तो एक आई वाला इंस्टीट्यूट चाहिए था उन्हें, तो उन्हें मिल गया। मेरा थोड़ा सिचुएशन अलग था, मुझे जॉब करनी थी शुरुआत से ही बीटेक के बाद, तो मैंने सोचा था कभी करूंगा, लेकिन कभी किया नहीं, अभी तक नहीं कर पाया मतलब, तो जॉब में लगा रह गया। तो हाँ, तो फिर दोस्त अभी ग्लोबली पहुंच गए हैं, अभी कोई अमेरिका में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, तो कोई इंडिया में है, ये अपना बिजनेस चला रहा है, तो काफी अच्छा ट्रेजेक्टरी रहा। बीटेक मैंने किया 12th के बाद, वही नेचुरली यूपीटीयू का एग्जाम दिया था। तो यूपीटीयू में मेरी रैंक आई थी जनरल में करीब 7,000 कुछ रैंक आई थी। तो यूपीटीयू में जनरल में 7,000 रैंक, आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलेगा। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा जो मिला फिर मैंने लिया कि हाँ, अब एक्सेप्ट करो, रियलिटी जो है हाथ में वही है, अब कोई चांस नहीं है कि दोबारा ब्रेक लो या करो कुछ करो। तो ग्रेटर नोएडा में एक छोटा सा कॉलेज है, आईसी कॉलेज, उसके बारे में काफी लोगों ने सुना होगा, स्ट्राइक्स के लिए बहुत फेमस है वो, हुआ करता था मे भी। तो वहां से मैंने अपना आईटी में बीटेक कंप्लीट किया है। और मजे की बात कह लो, मुझे पता ही था कि यूपीटीयू में सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड तक काउंसलिंग होती है। तो मैं इतना दे चुका था अपना कि हो गया भाई, जो मिला उसमें खुश रहो। तो काफी लोग को फर्स्ट ईयर के 6 महीने बाद ही सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में उनका आईसी से कोई जेएसएस पहुंच गया। जेएसएस बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था, मुझे पता नहीं अब कैसा हाल है उसका। और कई लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, ट्रिपल एम गोरखपुर था, एक झांसी में कोई कॉलेज था। तो वो भी मैं कह लो, ये भी अवेयरनेस नहीं थी उतनी उस वक्त पे। तो फिर देखा जाए कि क्या होगा कैसे होगा, देखते हैं आगे। तो थोड़ा तो शशांक किस बैच के हो? 2012 पास आउट। अच्छा, 12 पास आउट। हाँ, तो 2008 में एडमिशन लिया था और 2012 पास आउट। तो वो साल, वो एरा थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था तो उस वक्त रिसेशन आया हुआ था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे, लेकिन हमारे जो इमीडिएट सीनियर्स थे, जो 2008, 2007, 2009 के पास आउट्स थे, उनके लिए सीन बहुत खराब था बिकॉज ऑफ द ग्लोबल डाउनफॉल जब जो आया था। तो उस वक्त काफी लोग बोल रहे थे कि आईटी अब बूम करने में कम से कम 5-6 साल लगाएगा। तो हमने कहा तब तक हम पास आउट हो जाएंगे थोड़ा सा। तो अभी तो नहीं, अभी डाउन है, कोई बात नहीं, अब अपना फोकस करते हैं एजुकेशन पे। तो किया फर्स्ट ईयर में, थोड़ा कंप्यूटर्स पे काफी इंटरेस्ट था, आईटी स्ट्रीम मिली हुई थी, तो काफी कुछ सीखा पढ़ा।
कई सब्जेक्ट्स में ऑनेस्टली बताऊंगा कंप्यूटर साइंस का होने के बावजूद मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे, जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन था, एक सब्जेक्ट हुआ करता था, कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स। तो जैसे आपकी अगर फोकस आपका वेब डेवलपमेंट पे है या आपका फोकस आपका प्रोग्रामिंग पे है, तो आपको ये सब थ्योरी सब्जेक्ट्स डेफिनेटली कोई वैल्यू ऐड नहीं करते। मुझे ऐसा यूपीटीयू का सिस्टम आप फ्लॉइड कह लो या कुछ कह लो, तो मेरे बहुत खराब मार्क्स आए थे। आप मैं बस बैक नहीं आई मेरी आज तक किसी सब्जेक्ट में, बट हाँ यूपीटी में शायद 30 नंबर पे से कम पे बैक होती है, मेरे एक सब्जेक्ट में 31 थे। अच्छा। तो ऐसे भी स्कोर्स देखे हैं, और इंजीनियरिंग की तैयारी में थोड़ी हेल्प मिली फिजिक्स में, तो उससे मेरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में काफी अच्छे नंबर आए थे, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। तो ऐसा खेल होता है और सबके साथ होता होगा मेरे ख्याल से। तो वो सब्जेक्ट्स पढ़े शशांक तुमने, ऑटोमेटा, डा और ये सब पढ़े। डा तो काफी मुझे डाउन द लाइन लगता था। डा अगर आप मशीन लर्निंग में हो या अगर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हो तो उसमें शायद काम आ जाए, बट डा जो इंडिया में जो कॉर्पोरेट आईटी है, जो इंडिया में ऑफशोरिंग का बिजनेस है, उसमें आपको कभी भी डा या ऑटोमेटा कभी काम में नहीं आएगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, कोई बात नहीं, दूसरे सब्जेक्ट में बैलेंस करके परसेंट बढ़ा लो, बट इन पे इतना मरने की जरूरत नहीं है तो ऑनेस्टली। कौन से सब्जेक्ट हैं दो तीन जो आपको लगता है कि वाकई में इंटरव्यू के वक्त काम आते हैं शशांक? हाँ, तो वेब टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अच्छा। आपको पढ़ाते हैं कि कैसे इंटरनेट पे काफी ई कॉमर्स चलता है। मेरे ख्याल से ई कॉमर्स भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट था, लेकिन वो दोनों काफी रिलेटेड थे। तो वेब टेक्नोलॉजी हो गया, ई कॉमर्स हो गया, और कंप्यूटर नेटवर्क्स भी थोड़ा बहुत, अगर आपको सिस्को में जाना है या नेटवर्किंग में जाना है उसके लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया। और एक आईटीएसएम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता था, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर करके कुछ था, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अच्छा। तो उसमें कैसे आप अपने डेटा सेंटर मैनेजमेंट है, कैसे आपका प्रोक्योरमेंट है, क्योंकि असली जिंदगी में इन्हीं सब चीजों पे काम होता है। क्योंकि प्रोक्योरमेंट आप समझ सकते हो कि आपको कैसे मशीन्स लेनी है, कैसे आपको फोरकास्टिंग करनी है, कैसे बजटिंग करनी है, और कौन से आईटी सिस्टम्स लगेंगे, ये सब डेटा सेंटर बनाने में यूज होता है। लेकिन हाँ, वो अब इस एज पे आज 2020 में रेलेवेंट ना हो शायद, बिकॉज ऑफ Amazon AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, IBM Azure, क्योंकि आपको डेटा सेंटर एज अ सर्विस दे रहा है, राइट? तो आपको नहीं चिंता करनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो इसलिए वेब टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इंटरनेट तो रहने वाला है, और इंटरनेट पे आप कैसे स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, यूजर एक्सपीरियंस, फ्रंट एंड बैक एंड, ये तो नहीं जाने वाला कहीं भी। तो इस पे फोकस करना चाहिए। प्लस आपको जैसे सर्टिफिकेशंस हैं थोड़े बहुत, AWS के, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के, माइक्रोसॉफ्ट एजोर के, इन पे फोकस करना चाहिए। ये आपकी जॉब लेने में, मतलब श्योरिटी किसी चीज की नहीं है, बट आपके चांसेस काफी अच्छे होंगे एज कम्पेयर टू अदर पीपल। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ कोडिंग ही करते रहो, कोडिंग बैकग्राउंड की जॉब्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट इनकी जॉब्स ज्यादा हैं, जो कैसे आपको अपना पूरा कॉर्पोरेट आईटी क्लाउड पे ले जाना है, डेटा माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं आजकल, बहुत ही फेमस टर्म चल रहा है, इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्रियल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये अभी कम से कम 5 साल रहने वाला है मार्केट में अभी, और काफी ऐसी कंपनीज है दुनिया में ग्लोबली, फॉर्च्यून 500 के अलावा भी, जो अपने पुराने आईटी सिस्टम्स को, जो 10 साल 20 साल पुराने हैं, वो उनको आज के टेक्निकल वर्ल्ड में इतना एडवांस जो आईटी हो चुकी है, उनको बिजनेस में उनको डिसएडवांटेज है अगर वो अपने आईटी सिस्टम्स को अपग्रेड नहीं करते हैं। जिस तरह वो बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह अपने वो डेटा मैनेज कर रहे हैं, अगर वो पुराने तरह से करते रहेंगे तो पुराने तरीके का ही उनको रिटर्न मिलता रहेगा। तो जो आजकल बिटकॉइन, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्लाउड का जो जमाना चल रहा है, तो उनको या तो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे अगर अपग्रेड नहीं करेंगे, या तो उनको रिटर्न इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आएगा। तो बहुत चांसेस हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, इनफैक्ट अभी से जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के उसमें स्पेस में मिल रही है लोगों को। तो आप फ्रंट एंड पकड़ लो या बैक एंड पकड़ लो या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड पकड़ लो, और इन सब पे फोकस करते रहो, और तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं डाउन द लाइन। तो दो क्वेश्चन है मेरे शशांक। पहला तो ये कि ऐसा मुझे लगता है ना कि जब अपन पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग, उस समय शायद इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ये वाली ब्रांचेस करिकुलम वाइज शायद ज्यादा कठिन रही हो, बट जो कॉन्स्टेंटली खुद को अपग्रेड करने वाली बात है ना, वो CSIT वाले लोगों पे वो प्रेशर ज्यादा है।
हाँ, अगर एग्जैक्टली। एक बार आप इलेक्ट्रिकल में करके या मैकेनिकल में करके ऑटोमोटिव कंपनी में लग गए तो मोटा माटी वही काम रहेगा हमेशा। क्योंकि बिजली वैसे ही बन हाँ, रही वही है, वही। कार की असेंबली लाइन वैसे ही चल रही है, लेकिन आईटी लेकिन में आईटी में जब मैं 2008 पास आउट हूँ, और तब की जो जॉब्स थी और अभी वो जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जैक्टली जो कॉन्स्टेंटली खुद को अपग्रेड करने का प्रेशर है, इसके लिए आप कुछ बताओगे क्या शशांक कि ये कैसे करते हैं? इस पे आप हम्म कैसे कॉन्स्टेंटली कैसे इन्वेंट करना है कि क्या नया आएगा, उसके लिए क्या चीज नई सीखें? ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा हम्म ये कि ये लखनऊ से ये लग्जमबर्ग कैसे पहुंच गए? वो भी मैं आता हूँ, चलो अच्छा सवाल है। तो तो ये क्वेश्चन दोनों नंबर वन, क्वेश्चन पे थोड़ा थोड़ा बता दो। क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही रेलेवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। मैंने भी देखा था अपने अपने टाइम पे, जब मैं 2008 से 2012 के बीच में मैं कर रहा था अपना बीटेक। तो आईटी में शिफ्ट आता है 6-6 महीने में, एक एक साल में, उसको मार्केट में आने में 1.5-2 साल लग जाता है। बट अगर आप इंडस्ट्री के साथ चल रहे हो, इंडस्ट्री के पेस पे चल रहे हो, तो आप काफी रेलेवेंट रहोगे, आपके स्किल्स रेलेवेंट रहेंगे, आपकी डिमांड, आप डिमांड में रहोगे। तो जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ, जब मैं 2008 में था, जब मेरे जानने वाले, मेरे फैमिली में जो लोग इंजीनियरिंग कर चुके थे कंप्यूटर साइंस की, तो उनकी जॉब्स थी मेन फ्रेम पे। वो लोग मेन फ्रेम पे कोबोल में प्रोग्रामिंग करते थे। तो अब मेन फ्रेम मेरे ख्याल से बहुत ही क्रिटिकल बिजनेसेस हो, उनके अलावा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है मेन फ्रेम इज डेड। तो 10 साल पहले की जॉब्स अब नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने स्किल्स रेगुलरली अपडेट करने हैं। अब इसके लिए तो कोई रामबाण दवा या कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपको ये वेबसाइट है, यहाँ जाओगे आपको पूरा पता लगता रहेगा। वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन है डिफरेंट फैक्टर्स के, डिफरेंट मीडिया कंटेंट के। क्या क्या चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो पॉडकास्ट हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो आईटी का, या कोई ई बुक हो, या मैगजीन हो आईटी की। तो आपको रेलेवेंट रहने के लिए इन सब चीजों, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पे जाना पड़ेगा। तो इसकी कोई एक जगह नहीं है जहां से आप पूरी नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो रेलेवेंट रहने के लिए मैं बोलूंगा, आप जो वेबसाइट्स हैं, टेक क्रंच हो गई, CIO.com हो गई, और एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है itnews.com.au, IT न्यूज ऑस्ट्रेलिया डालेंगे तो लिख के आ जाएगा। तो ये सब चीजें आपको बताती रहती हैं कि कंपनीज या सिस्टम इम्प्लीमेंटर, अब आप जिन लोगों को ना पता हो, सिस्टम इम्प्लीमेंटर या SI उसको बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर नहीं। सिस्टम इम्प्लीमेंटर वो होते हैं जैसे एक्सेंचर हो गया, TCS हो गया, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, अपनी जाने मानी IT कंपनीज। तो इनका काम क्या है? इनका काम होता है दूसरी जो कंपनीज हैं दुनिया में, उनको IT इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना, मेंटेन करना, या कुछ नया डिप्लॉय करना। तो सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं, इसलिए उनको सिस्टम इंप्लीमेंटर बोलते हैं। ये बात मुझे नहीं पता थी 2011 तक कि इनको SI बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि SIs क्या कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि SIs क्या इंप्लीमेंट कर रही हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो उसको आप से रेलेवेंट रहोगे कि हाँ, TCS इस बैंक में ये कर रही है, एक्सेंचर उस बैंक में ये कर रही है, या विप्रो इस एनर्जी प्रोड्यूसर के लिए वो कर रही है। तो आपको इस तरह पता रहेगा, नॉलेज रहेगा, और आप वही स्किल्स पे फोकस कर सकते हो। और इसके जानने के लिए बहुत बड़ा तरीका है कि आप लिंक्डइन पे लोगों की प्रोफाइल पे आप उनको क्या बोलते हैं, उसको स्टॉक करो, स्टॉक करो। आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता स्टॉक करने से। तो आप देखो कि कोई बंदा विप्रो में है, हैदराबाद में है, सीनियर मैनेजर है, वो क्या कर रहा है। उसके प्रोजेक्ट में यूजुअली लिखा होता है, अगर काफी रेलेवेंट है, लिखा होगा कि वो इस प्रोजेक्ट में ये कर रहे हैं। कंपनी का नाम नहीं होगा बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल होता है, बट लिखा होता है कि आई एम मैनेजिंग दिस प्रोजेक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला, ये टेक्नोलॉजी है, ये वो है। तो उसमें आपको पता लग रहा है कि ये बंदा 2 साल से ही काम कर रहा है, तो ये क्या पता रेलेवेंट हो अभी। तो आपको हैबिट बना लो, आधा घंटा स्टॉक करो लोगों को लिंक्डइन पे। और फेसबुक पे नहीं स्टॉक करना है, लिंक्डइन पे फेसबुक करना पे नहीं करना है। और मैं जब बोलूँ है। स्टॉक, तो आप थोड़ा अपना प्रोफेशनली स्टॉक करिए, आप किसी को हाँ, हाँ, उल्टे सीधे मैसेज मत भेजिए। नहीं नहीं, तो बिल्कुल क्योंकि आप अपने आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वही तो इम्पोर्टेंट स्टॉक है। करो, लोग स्टॉक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह आपको पता लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, जो लोग और कर रहे हैं वही बोलिए बोलिए। रेलेवेंट है। यहाँ पे मैं बोलूंगा ना कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि लिंक्डइन पे स्टॉक करना। आप उससे आपको पता लगता है कि सामने वाले ने करियर कैसे बनाया अपना, उसने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ स्विच मारे, उसने क्या पढ़ाई करी थी, वो कैसे एग्जैक्टली गया होगा। तो यू कैन एबल टू फॉर्मुलेट द स्टोरी ऑफ द पर्सन कि उसके करियर में क्या क्या है। उसने ये गलत स्विच मार लिया होगा, यहाँ पे 2 साल खराब कंपनी में चला गया, फिर इसने होता है। निकल गया, दूसरी जगह गया, कुछ सर्टिफिकेशन किया, तो उसमें पूरा वो
बही खाता रहता है, आप उसको मैच करके समझ सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जैक्टली बात है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको बात एक दिशा मिल जाती है, आपको एक अलाइनमेंट मिल जाता है कि हाँ ऐसे मैं भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है एग्जैक्टली आपको वही चीज मिले, बट आप अपना अपना एक जजमेंट निकाल सकते हो कि मुझे मैं इस लाइन में हूँ, मैं इस टेक्नोलॉजी में हूँ, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। कम से कम डायरेक्शन तो है। बिल्कुल तो बिल्कुल वही वही बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा सवाल पे आता हूँ मैं। हम्म, तो जैसे कि मैंने बताया 2012 तक थैंकफुली आईटी अपने 2011-12 तक आईटी थैंकफुली अपने ट्रैक पे वापस आ चुकी थी हम्म, और काफी प्रोजेक्ट्स थे दुनिया में। हम्म, काफी सारी कंपनीज अच्छा काम कर रही थी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा। हम्म, एक साल पहले वाले बैच को जो 2011 पास आउट था, उस हमारे कॉलेज में इन्फोसिस आई थी, तो काफी लोगों को ले गई थी। हम्म, या टीसीएस आई थी, मुझे ध्यान से याद नहीं है, बट हाँ उनका पूरा तब टीसीएस और एक्सेंचर आते थे और ढेर बटोर के जितने हाथ में आ गए उतने बच्चे ले जाते थे। ले जाते थे, तो हाँ। तो फिर वहां से एक आइडिया हो गया कि हाँ मार्केट में अभी अट्रैक्शन है, अच्छे दिन आ मार्केट में गए अभी हैं। डिमांड है, अच्छे दिन आ गए हैं। हाँ, हमारे आ गए थे एटलीस्ट। हम्म, तो हम उस हिसाब से हाँ, थोड़ा सा माइंड में वो था। तो हम्म, अब 2011 जो थर्ड ईयर होता है वो थोड़ा ट्रिकी होता है। कई लोगों का मन होता है मास्टर्स करने का, कई लोगों का मन होता है एमबीए करने का, कई लोगों का मन होता है कि यार मैं गेट की तैयारी करूंगा, उसकी तैयारी करूंगा। वही चीज ना आईटी का आई नहीं लग पाया तो उसका लगा लूंगा मैं हम्म, या आईएम कर लूंगा, कुछ कर लूंगा। तो वो बहुत ही थोड़ा ट्रिकी। तो अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपके दिमाग में है कि मुझे जॉब करना है बीटेक के बाद, तो फिर आप इन सब चीजों में मत रहिए। आप सिर्फ लगातार अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहिए। एक साल सीवी बनाइए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करिए। मुझे पता है इंडिया में इंटर्नशिप इतना इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़े कॉलेजेस में होता है, छोटे कॉलेज में नहीं होता है, बट कई कबार आप लक्की हो जाते हो। तो जैसे आपका कोई जुगाड़ हो तो जुगाड़ तो ऑब्वियसली यूज करो अगर है। जिनके पास नहीं है बस अप्लाई करते रहे। मतलब अप्लाई करने में देखो, कुछ नहीं करने से कुछ करना बेहतर है, राइट? तो वही आप वही। 2011 में भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। अगर आपको जॉब्स दिख रही है कहीं की या इंटर्न की जॉब दिख रही है, लिंक्डइन में सर्च करो, अप्लाई करो। होता है, अच्छी बात है। नहीं होता है तो आपका थोड़ी प्रैक्टिस ही होगी अप्लाई करने की, हम्म, और आपको थोड़ा रिजेक्शन फेस करने की थोड़ी सी आदत भी हो जाएगी आदत हो जो जाएगी, काफी आने वाली है थोड़ा आगे। काम आएगा। हाँ, हाँ, जो काफी आगे इस्तेमाल होगी, काफी आगे हम्म, कॉमन हो जाएगा। तो हम्म, वो थोड़ा आपको आदत बनती रहेगी और फिर आपको हैबिट लग जाएगी कि मुझे अप्लाई करना है, कि आप एकदम से क्लूलेस नहीं रहोगे कि मुझे क्या करना है। हम्म, तो अपना कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड करते रहो डिफरेंट चैनल से। जैसे मैंने बोला, इसकी कोई एक जगह कोई रिसोर्स नहीं है। हम्म, आपको काफी इधर उधर करना पड़ेगा, बट हाँ रेलेवेंट रहने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। हम्म, तो और जिनको मास्टर्स करना है वो अपना मास्टर्स करते रहे। एक चीज मैं बताना भूल गया, जिन लोग को बाहर जॉब करने का शौक है या जिनको बाहर करने का ड्रीम है, हम्म, उनके लिए एक टिप रहेगी जो मैंने अभी देखा। जैसे मैं लक्समबर्ग में हूँ, मैं यूरोप में हूँ, तो लोकल लैंग्वेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा फर्क है हम्म, एक्चुअली। इवन इंग्लिश स्पीकर्स को भी इतनी जॉब यहाँ नहीं मिलती। वो थोड़ा अंडर क्वालिफाइड भी होगा, जो लोकल लैंग्वेज वाला होगा उसको रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में सारा काम ऑफशोर का होता है। आप कभी क्लाइंट से डायरेक्टली डील नहीं करते। हम्म, आपको अपने ऑफशोर लीड से बात करनी है, आपको हम्म, अपने ऑफशोर मैनेजर से बात करनी है। हम्म, आपने काम किया, उसको बताया, उसने जाके गा दिया क्लाइंट के सामने। हम्म, अगर उस आपने अगर आपके एक्सपीरियंस में भी, जो लोग आईटी में जॉब करते हैं उन्हें पता होगा कि कई बार लोकल मैनेजर जो या ऑनशोर होता है वो आपसे फीडबैक लेता है, काम का प्रोग्रेस लेता है, फिर क्लाइंट से शेयर करता है। हम्म, तो ऐसा यूरोप में भी होता है नेचुरली। हम्म, तो इसलिए वो कंसल्टेंट्स प्रेफर करते हैं जिनको लोकल लैंग्वेज आती हो। तो लैंग्वेज सीखना आसान काम नहीं है, टाइम लगता है उसमें, और जॉब के साथ सीखने में तो बहुत टाइम लगता है। बहुत और तो जब भी आप कॉलेज में होते हो, बीटेक में मैंने देखा कि काफी टाइम था जिसको अच्छी तरह यूज किया जा सकता था, ठीक है। सही बात है, सही तो बात है। जो जो स्पेशली जो भी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, मैं उनके लिए बोलूंगा वो फ्रेंच या जर्मन पे फोकस करें अपना पूरा, अभी से कर दें। बहुत सारी फ्री एप्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। मैं अभी आपको भेज दूंगा बाद में, आप अपने पेज पे शेयर कर हम्म, सकते हैं। तो आप वहां जाएं, वहां से सीखें, शुरुआत करें। और डेफिनेटली यूरोप में फ्रेंच और जर्मन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। हम्म, और एम्स्टरडेम में, सॉरी हॉलैंड में, नीदरलैंड्स में लैंग्वेज चलती है डच, तो डच थर्ड नंबर पर रखें। तो ये 3 प्रॉपर लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में जर्मन चलती है, फ्रेंच चलती है, फ्रांस में फ्रेंच चलती है नेचुरली, वो साले कुछ नहीं बोलते हैं उसके अलावा। और जर्मन में काफी इंग्लिश आती है, लेकिन काफी, क्योंकि वहाँ की जो लेजिस्लेटिव लैंग्वेज है, जो वहाँ की जो लीगल लैंग्वेजेस है, वो फ्रेंच और जर्मन है। इसलिए काफी बार काम जो है उन्हीं लैंग्वेजेस में होना पड़ता है। इसलिए अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपका डेफिनेटली दूसरे कैंडिडेट से बहुत ज्यादा एडवांटेज है, बहुत फर्क पड़ता है वहाँ पे। बहुत फर्क पड़ता है। और आपके पास टाइम है, 3 साल 4 साल का टाइम है लैंग्वेज सीखने का, वो काफी होता है। आप उसमें उतना सीख जाओगे जितने में आपको
जॉब रेडी लैंग्वेज मिल जाए। तो उसको यूरोप में बोलते हैं B1 लेवल, B2 लेवल। तो 6 लेवल होते हैं, A1 से A2, B1 B2 और C1 C2। तो C1 C2 तो एडवांस लेवल होता है, उसकी जरूरत नहीं आती है, कई जगह मांगते हैं, बट आपका B1 B2 लेवल से भी काम चल जाएगा। तो जिनके पास टाइम है, जो भी फर्स्ट ईयर में है, जो भी सेकंड ईयर में है, उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आप लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज सीखने से कोई नुकसान नहीं है, आप कभी बाहर घूमने भी जाओगे आपको काम ही आएगी, और करियर में तो आपके डेफिनेटली मदद करेगी। मैं यहाँ पर हूँ, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि काफी फायदा मिलेगा अगर आप एक इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज सीखेंगे तो ग्लोबली। और ये रिसर्च में भी लिखा हुआ है या प्रूवन स्टडीज है कि आप अगर दूसरी लैंग्वेज सीखते हो तो आपको काफी कॉग्निटिवली बहुत हेल्प करता है सीखने में, और लॉन्ग रन में हेल्पफुल है ब्रेन एक्टिविटी के लिए, डिमेंशिया के लिए, सबके लिए अच्छा है। और वो लग्जमबर्ग वाला क्वेश्चन, लग्जमबर्ग कैसे पहुंचे? हाँ जी, तो एक और मतलब लग्जमबर्ग कैसे पहुंचा, तो स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे आपको बताया 2011-12 में क्लाउड अपने इंट्रोडक्शन के चरम सीमा पे था। तो अभी तो आजकल क्लाउड डिप्लॉय हो रहा है, तब क्लाउड एक बज़वर्ड था कि क्लाउड आने वाला है, क्लाउड आने। आपको याद होगा एक किसी मिनिस्टर का इंटरव्यू भी आया था कि क्लाउड हो जाएगा, वहां बारिश हो जाएगी तो उसका डेटा चला जाएगा। तो उस जमाने 2012 की बात है, तब क्लाउड का बहुत ही इंट्रोडक्शन बहुत ही जोर शोर से हो रहा था, और क्लाउड इज द नेक्स्ट बिग थिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग विल चेंज द आईटी इंडस्ट्री, ऐसा कुछ चल रहा था। और वो बात सही है, बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखोगे 2020 में जितनी भी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, और जो क्लाउड के करियर्स हैं, आप देखो ना, Amazon का सबसे बड़ा जो उनका रेवेन्यू आ रहा है वो क्लाउड से आ रहा है, AWS से आ रहा है। तो ये एक हार्ड फैक्ट है, ये एक प्रूफ है कि क्लाउड इज द थिंग नाउ। माइक्रोसॉफ्ट जो अपने लाइसेंसेस के लिए जाना जाता था, विंडोज के लिए जाना जाता था, उसका बिगेस्ट चंक ऑफ रेवेन्यू एजोर से आता है अब, जो उनकी क्लाउड सर्विसेज है। तो आप इसको झुटला नहीं सकते कि क्लाउड वो सिर्फ बज़वर्ड था और चला गया। नहीं, क्लाउड 2012-11 में इंडिया में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि आईटी कंपनीज ऑफशोरिंग चालू करी थी क्लाउड की 2010-11 के अराउंड, तब वो फिर वहां से उसने पेस पकड़ा था। बट क्लाउड ऑलरेडी 2008 से 2006 से पॉपुलर हुआ, तो अभी क्लाउड का जमाना है। तो तभी अब मैं उस पे आता हूँ। तो 2012 में कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था TCS में, और TCS में हो गया था। और ज्वाइनिंग जानते हैं, जैसे TCS की, इन्फोसिस की बहुत दिनों में आती है, डिले में आती है। तो कई बार लगता है कि आप घर पहुंच गए वापस और बस वेट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कब आएगी। तो वो बहुत ही क्रेजी पीरियड होता है कि आप यार जो आए तो हम जाएं, या कभी 6 महीने लग जाते हैं, कभी 8 महीने लग जाते हैं, कभी 3 महीने में आ जाती है। तो वही टाइम था TCS का, जून 2012 में घर वापस पहुंच गए, और ज्वाइनिंग किसी की नहीं आ रही थी। मेल आया फिर सितंबर में कि ज्वाइनिंग है दिसंबर में, 6 महीने बाद। तो मैंने कहा कि ठीक है, अभी टाइम है तो कुछ और कर लिया जाए। तो फिर उसी बीच TCS ज्वाइनिंग से 15 दिन पहले आपने सुना होगा एक ई-लिटमस का एग्जाम होता है, ई-लिटमस का, वो मैंने दिया हुआ था एग्जाम। काफी लोग रेकमेंड करूंगा 2 एग्जाम, क्योंकि वो एग्जाम बहुत टफ होता है और आपकी ऐसी की तैसी करके रख देगा। वो कैट से भी डिफिकल्ट होता है एग्जाम, तो सिर्फ मजे के लिए एग्जाम दे दो, एक एक्सपीरियंस के लिए दे दो। तो ई-लिटमस में एक ड्राइव चली थी, और उन्होंने चलाई थी कि जिनके पास TCS का ऑफर है, इन्फोसिस का ऑफर है, विप्रो का ऑफर है, टेक महिंद्रा और HCL, 5 कंपनी का इनके पास ऑफर है, उनको एक्सेंचर में बैठने के लिए थोड़ी सी छूट मिलेगी, या थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। तो आपको इंटरव्यू नहीं देना है, आपको सीधे HR इंटरव्यू देना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑफर लेटर है। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था। तो मैं अपना TCS ऑफर लेटर हाथ में लेते हुए पहुंच गया, और नेचुरली HR इंटरव्यू दिया, और मेरा एक्सेंचर में सिलेक्शन हो गया। अब वहां पर दो डाउट हो गए कि एक्सेंचर का ऑफर लेटर था और TCS ऑफर लेटर था। TCS की ज्वाइन डेट कंफर्म थी मेरे पास 24 दिसंबर 2012 को, और एक्सेंचर का मैं अभी ऑफर लेटर लेके आया था। उन्होंने बोला था हम आपको 3 महीने में कंफर्म ज्वाइन दे देंगे, बट कब देंगे ये पक्का नहीं। तो फिर से चॉइस की, यार TCS जाना चाहिए कि एक्सेंचर जाना चाहिए। तो मैंने बहुत ही तिकड़म भिड़ाई, काफी सोचा, सीनियर से बात करी, सबने बोला TCS आओ, अच्छी कंपनी है, सरकारी टाइप की कंपनी है और इंडियन कंपनी है, और तो अच्छी रहेगी, और ज्वाइन डेट वही कंफर्म है। एक्सेंचर पता नहीं क्या हो, पहले दिमाग में क्या आया, मैंने एक्सेंचर ही चूज करी। ऐसा नहीं है मैंने TCS को सीधे मना कर दिया। मैंने उनको बोला कि
तबीयत खराब है, वो खराब है, मैं 1 हफ्ते बाद ज्वाइन करूंगा। तो उन्होंने बोला मेडिकल रिपोर्ट लेके आओ। अब था जुगाड़ कि बनवा सकते थे मेडिकल रिपोर्ट फर्जी, लेकिन नहीं बनवाई किसी ये कारणवश। रिकॉर्ड हो रहा है शशांक। तो नहीं हाँ बनवाई हाँ है ना। हाँ, ठीक तो है। मैंने फिर मैंने इवेंचुअली उन्होंने बोला अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज कैंसिल, तो वही हुआ जहां तक। और एक्सेंचर में मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर ही लिया था उस ड्राइव से। तो लकीली मेरे पास ईमेल आ गया 1 हफ्ते बाद कि आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी से है, 2 जनवरी से, 1 जनवरी को छुट्टी होती है, 2 जनवरी से हाँ ज्वाइनिंग है। हाँ, तो 1 हफ्ते की डिले, 24 हफ्ते तारीख का को डिले, मुझे बहुत ही दिसंबर ज्वाइन बढ़िया। करना था, 30 से हाँ, ज्वाइन करना था। 1 हफ्ते में एक्सेंचर आ गई का ऑफर आ गया। बस अपना पहुंच गया बैंगलोर और अपनी ट्रेनिंग हुई जो होती है हर कंपनी में। इनिशियल उसको बोलते हैं या जॉब स्टार्टिंग ट्रेनिंग या रिफ्रेशर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जैसे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कितना गैप है जो पढ़ाते हैं कॉलेजेस में और जो जॉब रेडी वाला एक कैंडिडेट होता है, जो उसमें फर्क होता है, उस फर्क को, उस गैप को फिल करने के लिए आपकी वहां पर ट्रेनिंग होती है 3 महीने की, 6 महीने की। इन्फोसिस तो इस मामले में बहुत फेमस है, वो तो मैसूर भेज के आपको पूरा 6 महीने 7 महीने कुछ कराते हैं, एग्जाम दिलाते हैं। एग्जाम आपको पास करना होता है, नहीं होता है तो आपको शायद निकाल लेते हैं, ऐसा कुछ होता है। मेरे हाँ, दोस्त कुछ गए थे इन्फोसिस में, बट एक्सेंचर में 3 महीने की ट्रेनिंग थी और जनवरी से लेके मार्च, और उसमें प्लेसमेंट टेस्ट होते हैं आपके, प्रोग्रेस टेस्ट होते हैं, आपको करना पड़ता है। तो उसमें शुरुआत का फर्स्ट महीना आपका सिर्फ बेसिक्स होता है कि ये एरे है, ये 2D एरे है, ये प्रोग्रामिंग है, वो सब सिखाते हैं उसमें, जो आप ऑलरेडी सीख चुके होते हैं। तो कई बार आप बोर भी होते हैं उसमें। और 2 महीने वो ट्रेनिंग होती है जिस प्रोजेक्ट पे, जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करने वाले हो। कई बार वही टेक्नोलॉजी जावा हो सकती है, डॉटनेट हो सकती है, जिसकी आप ऑलरेडी ट्रेनिंग लेके आ चुके होते हैं नोएडा के किसी इंस्टीट्यूट से। और कई बार एकदम नहीं होती, जिसका हमने कभी सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा आपने, तो आपको लगेगा यार ये क्या नाटक है, मैं तो जावा करके आया था, जावा का मन था मेरा, मैं तो डॉटनेट का बंदा हूँ, मेरे पास 2 हफ्ते वाला डॉटनेट का सर्टिफिकेशन है, तो मैं तो डॉटनेट का बंदा हूँ, तो मुझे तो इसमें डॉटनेट जॉब करनी है। तो मोस्टली ये होगा कि आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा। तो वो टेक्नोलॉजी बैंकिंग डोमेन से हो सकती है, इंश्योरेंस डोमेन से हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, हेल्थ केयर से हो सकती है, बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्री वर्टिकल्स हैं, वहां से वो टेक्नोलॉजी उसी स्पेसिफिक एरिया की मिल सकती है आपको। और क्योंकि इसी तरह एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस अपना बिजनेस चलाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स उठाते हैं और उस टेक्नोलॉजी में बंदों को हायर करते हैं और या तो उनको ट्रेन करते हैं और वहीं से उनको क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं। तो ऐसी एक टेक्नोलॉजी थी पीपल सॉफ्ट, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। पीपल सॉफ्ट में मुझे ट्रेनिंग दी गई 2 महीने की, बहुत, जो काफी डिफिकल्ट रही मेरे लिए क्योंकि वहां पर पीपल सॉफ्ट थोड़ा पुराना टूल था, 2090s का टूल था एक्चुअली, तो काफी फेमस था 90s में। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी, मुझे नहीं आइडिया था कि पीपल सॉफ्ट नाम की कोई टेक्नोलॉजी भी है। माइक्रोसॉफ्ट सुना था, पीपल सॉफ्ट नहीं सुना था। तो 2 महीने की ट्रेनिंग हुई पीपल सॉफ्ट में, और अंत में क्या हुआ, पीपल सॉफ्ट के में 20 बैच में 20 लोग थे मेरे, और 19 लोगों को पीपल सॉफ्ट की टेक्नोलॉजी मिल गई। उन्हें प्रोजेक्ट से कॉल आ गई कि हाँ ये बंदा इस गुड़गांव ऑफिस जाएगा, ये बंदा कोलकाता ऑफिस जाएगा, ये बंदा पुणे ऑफिस जाएगा। वहां ये होता था, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता था, कॉन्ट्रैक्ट में कि ट्रेनिंग के बाद आपको कहीं भी भेज सकते हैं। तो सही तरीके से, यूजुअली ज्यादातर बैंगलोर, क्योंकि हब है बैंगलोर और हैदराबाद, वहीं भेजेंगे। कई लोग को चेन्नई जाना पड़ता सकता था, अब मुझे नहीं पता, लेकिन काफी लोग चेन्नई जाने से कितना खुश नहीं थे। लेकिन हाँ, क्या करें, जॉब है तो है। तो लकीली 19 लोगों का, लकीली मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लकीली 19 लोगों का हो गया पीपल सॉफ्ट में, क्योंकि मुझे पीपल सॉफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं इसको लकीली बोलूंगा। वो चले गए अपना पीपल सॉफ्ट में, और मुझे किसी ने नहीं लिया। इसका कारण कोई मुझे पता नहीं, वो मेरा स्कोर अच्छा था, मैंने टेस्ट भी पास कर लिए थे, मुझे कोई रीजन नहीं था। बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं 1 हफ्ते बेंच पे बैठा। और बेंच में बेंच टाइम आपको पता है, आईटी सर्विसेज कंपनीज में बेंच मतलब ग्रहण लग गया करियर पे आपके। तो जितनी जल्दी आप बेंच से हट सकते हो उतना उतना अच्छा आपके लिए, अदरवाइज आपको बोलेंगे कि बेटा कुछ और देख लो, कुछ और ढूंढ लो। तो 1 हफ्ते बेंच पे बैठा, उसके बाद मुझे कॉल आया कि आपको बैंगलोर में ही एक दूसरी ब्रांच ऑफिस में जाना है, और उस टेक्नोलॉजी का नाम कुछ है, क्लाउड एचआर करके है, वर्कडे करके कुछ है, मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या है। तो मैं वहां गया। तो जैसा कि आपको बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो टेक्नोलॉजी में क्या होता है, वो आपका ऑन प्रेमिस एचआर, यानी जो आपकी कंपनी में डेटा सेंटर में जो एचआर सिस्टम है, उसको हटा के वो क्लाउड पे ले जाते हैं पूरा एचआर। तो वर्कडे नाम है उस टेक्नोलॉजी का। यूज होता था। हाँ, तो वर्कडे टेक्नोलॉजी का नाम है। तो बस वहीं से मेरी वर्कडे की जर्नी शुरू हुई।
और वो इतना पॉपुलर हुआ और इतना पॉपुलर हुआ कि उसकी अडॉप्शन की रेट बहुत बढ़ती गई और कंपनीज को बहुत बढ़िया बिजनेस मिलता गया उससे। तो कोइंसिडेंटली पीपलसॉफ्ट के जो ओनर्स थे उन्होंने वर्कडे खोला था क्योंकि पीपलसॉफ्ट को ओरेकल ने फोर्सिबली एक्वायर कर लिया था 2006 में। तो हाँ, उन्होंने मैंने इस वर्कडे के डील पे काम किया है थोड़ा, हाँ M&A तो ट्रांजैक्शंस का। रिटालिएशन में वर्कडे के फाउंडर्स पीपलसॉफ्ट के फाउंडर्स ने को फोर्सिबली कंपनी छोड़नी पड़ी, तो उन्होंने खुद एक कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट उतार दिया वर्कडे नाम से। तो ऑरेकल का जो जो पर्पस था पीपलसॉफ्ट को यूज करने का वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वर्कडे ने उनकी जगह ले ली। तो वर्कडे आज भी एसएपी को टक्कर दे रहा है, एसएपी को टक्कर दे रहा है एचआर मार्केट में, क्लाउड एचआर में। तो वर्कडे से मैंने वहां पर काम किया 7-8 महीने, 7-8 महीने काम किया, ज्यादा नहीं काम किया, क्योंकि मैंने मार्च से काम करना शुरू किया था वर्कडे में और अक्टूबर तक मुझे एक दूसरी कंपनी से ऑलरेडी वर्कडे का ऑफर आ गया था। अच्छा, वो कंपनी इंडिया में नई नई खुली थी, उनको वर्कडे का काफी बिजनेस मिला था यूरोप में, यूएस में और कनाडा में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऑफशोर करके अपना मार्जिन बढ़ाएं। ऑब्वियसली नेचुरल चॉइस है, वर्कडे की बिलिंग बहुत अच्छी थी, उन्हें काफी पैसा मिल रहा था, तो वो काफी पैसा बचा सकते थे अपना काम ऑफशोर करके। तो उन्होंने नई नई कंपनी खोली और वो सिर्फ क्लाउड फोकस कंपनी थी, वहां पर सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज का काम होता था। तो स्टार्टअप टाइप का कल्चर था, सेल्सफोर्स का काम होता था, वर्कडे का काम होता था, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है कॉर्नरस्टोन ऑन डिमांड, सीएसओडी बोलते हैं कॉर्नरस्टोन ऑन डिमांड, हाँ। तो उसका काम होता था। तो काफी अच्छा काम था क्लाउड माइग्रेशन का और काफी अच्छा बिजनेस आ रहा था, तो उन्होंने एक्सपैंड किया काफी। तो उस कंपनी का मैं 5th एम्प्लॉय था इंडिया में। अच्छा, तो कॉर्नरस्टोन वर्कडे कॉम्पिटिटर ही है क्या? वो बेसिकली वो कॉर्नर्स एचआर ट्रेनिंग नहीं, देता है, वो ट्रेनिंग्स का है। कॉम्पिटिटर नहीं है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक हाँ एचआर हाँ हाँ सिस्टम है हाँ और एक एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट हाँ, सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, हाँ। तो लर्निंग एंड डेवलपमेंट एचआर का एक मॉड्यूल होता है, तो उसका एक अलग वर्जन था, क्योंकि वर्कडे के पास एलएनडी का कोई प्रोडक्ट नहीं था, तो वो उनसे पार्टनरशिप करते थे। अच्छा, तो सेल्स फोर्स हो गई, वर्कडे हो गई, कॉर्नरस्टोन ऑन डिमांड हो गए, ये सब टेक्नोलॉजी का काफी अच्छी बिलिंग थी, काफी प्रोजेक्ट्स खुल रहे थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक छोटी कंपनी थी, एक्सेंचर ने भी अपनी वर्कडे प्रैक्टिस बढ़ाना चालू कर दी थी जब मैं था वहां पर। उनके ऑलरेडी करीब 200 कंसल्टेंट्स थे बैंगलोर में, जब 2013 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसे ही ज्वाइन करी कंपनी वर्कडे की, और अपीरियो में मैंने उस कंपनी में 1.5-2 साल काम किया, दो साल कुछ काम किया मैंने वहां पर। मैंने काफी कुछ सीखा वर्कडे का। फिर मुझे मतलब मैंने अपने आप कुछ नहीं किया था, मुझे रैंडमली लिंक्डइन, मैंने आपको बोला मैं लिंक्डइन पे स्टॉक करता रहता था लोगों को, क्या चल रहा है, क्या रेलेवेंट है। ऐसे ही मैं किसी रिक्रूटर के प्रोफाइल को स्टॉक कर रहा था, और रिक्रूटर था ऑस्ट्रेलिया का, एक्सेंचर ऑस्ट्रेलिया का। उसने मुझे कांटेक्ट किया कि क्या आप इंटरेस्टेड हो करने में। मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, बट मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वर्क परमिट नहीं है, ना पीआर है, ना कुछ है। उन्होंने बोला उसकी चिंता नहीं है, वो हम करा देंगे, बस आप आर यू इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा नहीं की और पूछ, तो मैं कहा बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ, एक्सेंचर में हुआ। तो मैंने पूछा कि एक काम, मुझे बस एक सवाल पूछना है, मेरा एक्सेंचर इंडिया से तो कोई वो नहीं है इंटरेक्शन इसमें। तो उनका नहीं, आपका पूरा काम ऑस्ट्रेलिया का है, आप एक्सेंचर ऑस्ट्रेलिया के एम्प्लॉय होगे, ऑनशोर नहीं जाओगे, है ना, आप ऑनशोर नहीं होगे कि आप इंडिया के एम्प्लॉय बन के ऑनशोर गए हो। तो उनका नहीं, आप एक्सेंचर ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉय होगे, आपका पेरोल एक्सेंचर ऑस्ट्रेलिया का होगा। तो मैं कहा इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैंने इंटरव्यू दिया अपना, और मेरा एक्सेंचर ऑस्ट्रेलिया में हो गया। तो मैं 2015 में चला गया सिडनी। तो मैंने वही सिडनी में काफी लोकल मार्केट में काम किया। फिर वहां मुझे एकदम अलग तरह की आईटी कंसल्टेंसी के बारे में पता लगा, जो हमारे ऑनशोर लीड किया करते थे, कि आप क्लाइंट के यहाँ जा रहे हो, आप क्लाइंट से डिस्कशन कर रहे हो, कैसे क्या करना है, और आपको रियल चीजें पता लग रही कि क्लाइंट के इश्यूज क्या है। आईटी में हम इंडिया में बैठते हैं, आपको मैनेजर बोलता है कि ये कोड बना के ये करना है, आपको नहीं पता वो क्यों करना है ना, आपको आइडिया नहीं कि क्लाइंट ऐसा करना चाह रहा है तो क्यों करना चाह रहा है, तो आपको थोड़ा सा बिग पिक्चर नहीं दिखती है। सही बात है। जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो मैंने देखा कि क्लाइंट की दिक्कत क्या है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, क्लाइंट को एक बंदे को हायर करने में 16-17 स्टेप्स लगते थे, और 16-17 स्टेप्स को कंप्लीट करने में कम से कम उनको 1.5 महीना लग जाता था। तो 45 दिन में उनको एक बंदा हायर हो रहा है, तो उनको काफी इसमें टाइम जाता है, पैसा जाता है, और कई भी कभार जब तक वो बंदा हायर होता है वो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। तो क्लाइंट ने पैसा वेस्ट किया किसी को हायर करने में, सैलरी देने में, और वो बंदा आ गया, वो काम ही नहीं है, तो वो एकदम से निकाल भी नहीं सकते, तो उनको बहुत, उनके बिजनेस को लॉस हो रहा था। तो वर्कडे ने पिच किया कि हमारे पास सोल्यूशन ऐसा है कि आपकी हायरिंग या आपके हायरिंग प्रोसेस को हम कम कर देंगे, स्टेप्स में कम कर देंगे, और जहां 45 दिन के काम को हम आपको 2 हफ्ते में करके दे देंगे। तो ऐसा प्रॉमिस किया वर्कडे ने, और एक्सेंचर बीइंग अ वर्कडे पार्टनर,
हम लोग उस प्रोजेक्ट पे थे जहां हमने उस क्लाइंट को हेल्प की। और इनफैक्ट हम देख सकते हैं वहां पर हमने देखा कि गो लाइव के बाद जब कोई बंदा उस कंपनी में अप्लाई करता था तो उसको 2 हफ्ते में बंदे का ऑफर लेटर आ गया और 2 हफ्ते में ही इज ऑन द जॉब, वो जॉब पे है। तो क्लाइंट को डेफिनेट फायदा देख रहे को मिला। और आपको ना ऐसी चीज देख के नहीं, आपने डिलीवर की है, आप ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, तो आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। आपको लगता है कि हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है। वही बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम अपना कोड कमिट करके खुश हो जाते हैं इंडिया में कि भाई कोड कमिट हो गया, यूएटी में चल रहा है, प्रोडक्शन में चलेगा, बस बस अपना पार्टी। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, वो आपका कोड चल रहा है, अच्छी बात है। बट आपको जब बिग पिक्चर पता लगेगी कि यार हमने एक्चुअल में क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो आपको लगेगा कि मैंने ऐसे किया, हमने ऐसे स्टेप्स लिए टीम एज अ पार्ट ऑफ द टीम, और ये बिजनेस बेनिफिट प्रोवाइड किया हमने क्लाइंट को। तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और जो लोग आपका अभी प्रोफाइल एमबीए, भी बिल्डअप होता है उससे कि हाँ कि एग्जैक्टली, आपका सीवी भी बिल्डअप होता है। और आप लोगों से बात करते हो, क्लाइंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हो, तो आपको उनकी प्रॉब्लम पता लगती है। आपने कभी कभार आपको आइडिया नहीं होगा कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, राइट? तो आप अपनी टीम से बात करोगे, इवेंचुअली आप एक सोल्यूशन लेके आओगे, और वो सोल्यूशन आपको आगे भी काम आ सकता है डिफरेंट क्लाइंट के यहाँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऐसी चीज कर रखी है। तो ऐसे आपने, जैसे आपने बोला, आपकी प्रोफाइल बिल्डअप होती है, आपका आपका ट्रैजेक्टरी बिल्डअप होता रहता है। तो आप कंसल्टिंग में एक्चुअल कंसल्टिंग कर रहे हो, आपसे क्लाइंट ने आपको कोई प्रॉब्लम बताई, आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको एडवाइस दी, और उस एडवाइस को इम्प्लीमेंट करने के बाद क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये एक्चुअल कंसल्टिंग जिसको बोलते हैं, वो आपने करी। नॉट लाइक कि आपको कोई काम दिया गया, भाई ये कोड बना दे, ये 2 पैरामीटर्स हैं, इनपुट ए, इनपुट बी और आउटपुट सी आना चाहिए। ये ठीक है, अच्छी बात है, ये आप करके आपका जॉब चल रही है, अच्छी बात है, बट यू आर नॉट गेटिंग द बिग पिक्चर। मेरे ख्याल ये कई एक लोग इसमें, इनिशियल स्टेप हो सकता है कि आप इनिशियल हाँ पहले एग्जैक्टली 2-3 साल में ये करो, बट आपका करो, टारगेट होना चाहिए कि आगे चल के मैं होलिस्टिक पिक्चर देख सकूं। एग्जैक्टली तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबको ऐसा करना पसंद है। कई लोग पीपल ओरिएंटेड नहीं होते, उन्हें उन्हें पता है कि मुझे कोड करना है, उन्हें कोड पसंद है, कॉफी पी और कोड करा, उनको मतलब होता है इन सबसे। ठीक है, अच्छी बात है। कई लोग को चाहिए होता है वो पीपल एक्सपीरियंस, कई लोग को चाहिए होता है कि यार ये बिग पिक्चर क्या है, मैं ये कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इससे किसी का क्या फायदा हो रहा है। तो वो जानने के लिए आपको ऐसा एक्सपीरियंस चाहिए जो आपको ऑनेस्टली इंडिया में अभी तो नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूँ 7-8 साल से, तो इंडिया में तो ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया का कॉन्सेप्ट ही दूसरा है ऑफशोरिंग का। वहां पर आईटी का कल्चर ही डिफरेंट है। आपका काम ऑफशोरिंग का है, आपको जो काम दिया जा रहा है वो क्लाइंट के लिए आपको करना है, बट आपको नहीं पता, क्योंकि आप फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो नहीं बोलूंगा, फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरेक्शन में आप नहीं हो वहां पर, क्योंकि आपके लिए आपके बिहाफ पे कोई और इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये फर्क है इंडियन आईटी आउटसोर्सिंग का, जो काम इंडिया में होता है और जो काम बाहर होता है। मैं और रिसेंटली ये भी ट्रेंड देखा गया है कि अब इंडिया में काफी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने लगा है। जैसे अमेजोन का बहुत बड़ा ऑफिस है हैदराबाद में, फेसबुक का ऑफिस है हैदराबाद में, गूगल का भी ऑफिस है। तो अब वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी होता है। ऐसा नहीं है, इंडिया में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपकी ग्लोबल टीम है, आपके आधे टीम मेंबर सिडनी में, कोई सैन फ्रांसिस्को में है, और आप इंडिया में प्रोडक्ट लीड हो, आप इंडिया से काम चला रहे हो पूरा, वो ग्लोबली डिप्लॉय होगा। तो ऐसा भी है, क्योंकि इंडिया में अब इतना स्किल आ गया है, इतना टैलेंट आ गया है, तो ऐसा काम इंडिया में भी होता है। बट आप जैसे मैंने बताया, फेसबुक, गूगल, अमेजोन, ये कंपनीज आसान नहीं है कंपैरेटिवली टू अदर कंपनीज, जैसे आईटी आउटसोर्सिंग वाली कंपनी हो गई। तो यस, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर दीज कंपनीज। अगर आप ऑलरेडी टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एक्सेंचर में हैं, तो आपके लिए जो मैंने बताया आपको आईटी कंसल्टिंग का जो मैंने एक्सपीरियंस बताया, वो अगर आपको चाहिए तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या बाहर अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, या इंडिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी जहां आप सीधे क्लाइंट से इंटरेक्शन ले रहे हो। तो वो आपका करियर और प्रोफाइल को बहुत ही ज्यादा डेवलप करता है, और वो एक्सपीरियंस और वो कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा, ऐसे कभी नहीं आएगा। यहाँ पे फिर हाँ बोले बोले। तो फिर मैं बता रहा था, सिडनी में 2-2.5 साल काम किया, और वहां पर काफी सीखा मैंने, काफी 6-7 प्रोजेक्ट काम किया, क्लाइंट से बात करी, उनकी प्रॉब्लम समझी, एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या एचआर आईटी में क्या प्रॉब्लम्स है वो समझी, तो काफी उससे नॉलेज मिली। और उसी में, जैसे आपने बोला, प्रोफाइल बनती गई, ट्रैजेक्टरी बनती गई, और मैंने काफी काम कर लिया था सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में, और काफी ट्रैवल के अपॉर्चुनिटीज भी मिले, सिडनी से मेलबर्न, न्यूजीलैंड, सिंगापुर आने जाने का रहा। फिर मेरी वाइफ की जॉब लक्समबर्ग में लग गई, कारणवश, कोई कारण था, उसका कोई पुराने उसके कॉलीग्स थे या मैनेजर थे। कई बार, जैसे मैं आपको बोला, कई बार आप जॉब नहीं चेंज करते हो, आप मैनेजर चेंज करते हो। तो ऐसा ही कुछ खेल बना। तो फिर मेरी वाइफ लक्समबर्ग चली आई, और उसके पीछे पीछे मैं भी नेचुरली लक्समबर्ग चला आया।
ऑस्ट्रेलिया से। सो दैट्स द करंट स्टोरी। और अब हम हैं लक्समबर्ग में, और मैं यहाँ कंसल्टिंग में ही काम कर रहा हूँ, PwC में। और जैसे मैंने बताया, लोकल लैंग्वेजेस का बहुत फर्क पड़ता है। वर्कडे बीइंग वेरी पॉपुलर HR सिस्टम, वहां पर थोड़ा बहुत आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि अगर आपको लैंग्वेजेस नहीं आती, क्योंकि उस बंदे ही नहीं है, उस टेक्नोलॉजी के बंदे ही नहीं है वर्कडे में, डिमांड इतनी है, सप्लाई कम है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा करना पड़ता है। मैनेज। क्लाइंट्स भी कहते हैं ठीक है चलो, या कंपनीज भी बोलती है ठीक है, हमें फ्रेंच स्पीकिंग बंदा नहीं मिल रहा है, जर्मन स्पीकिंग बंदा नहीं मिल रहा है, तो हम इंग्लिश स्पीकिंग बंदे को उठा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ खेल मेरे साथ भी हुआ, और मैं यहाँ हूँ। और डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स में देखा है मैंने कि क्लाइंट्स कि हमारी टीम में क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रेंच स्पीकिंग बंदे हैं, जर्मन स्पीकिंग बंदे हैं, बंदे मतलब बंदे बंदियां दोनों, नो जेंडर बायस। लेकिन मैं फील करता हूँ कि अगर मुझे फ्रेंच या जर्मन आती होती तो मैं और ज्यादा इंटरेक्ट कर पाता। ऐसा नहीं कि मैं इंटरेक्शन नहीं है, क्योंकि मैं टेक्निकल लीड टाइप का हूँ, तो मैं टेक्निकल बंदों से बात करता हूँ, बट वो आपस में आपसे खुलने में थोड़ा टाइम लेंगे, अगर वो, क्योंकि उनके लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। और इंडियंस के लिए इंग्लिश हम इतने सालों से यूज कर रहे हैं, हमारी स्कूलिंग इंग्लिश में हुई है, हमारी पढ़ाई इंग्लिश में हुई है, तो हमारे लिए इंग्लिश जस्ट क्लोज टू नेटिव टंग है। नेटिव टंग नहीं कहूंगा, लेकिन एज क्लोज टू हिंदी है। हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं इक्वली फ्लुएंट हूँ, ज्यादातर इंडियंस होते हैं। तो बट वही खुलने की बात है। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज आती है तो आपका बहुत एडवांटेज है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर वाले भी सीख सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है उनके लिए। बट हाँ, डेफिनेटली जर्मन और फ्रेंच पे आप फोकस करें शुरुआत से, अगर आपके पास टाइम है। डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा। एक चीज अपन पहले जब कॉल रिकॉर्ड करने से पहले अपन डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई बंदा है, जैसे आपने रैंडमली HR ऑस्ट्रेलिया वाले को कांटेक्ट किया या उसने आपको कांटेक्ट किया, अगर कोई बंदा यूरोप में जॉब ढूंढ रहा है या ढूंढना चाहता है, तो उसका क्या तरीका है? उसका जो सीवी होता है वो अपने ही सीवी की तरह होता है, 4 पन्नों का रंगीला सीवी, या कैसा, इसका क्या तरीका है? थोड़ा शशांक अगर इस पे फोकस कर सको, बिकॉज आपने लग्जमबर्ग में आए हो और यहाँ पे आपने ढूंढा होगा, तो थोड़ा बता दो इसके बारे में। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस मामले में थोड़ा सा मैं थोड़ा आई विल ट्राई टू गो बैक। तो यूजुअली क्या होता है, अपन जब कॉलेज में होते हैं, जब जॉब के अप्लाई कर रहे होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता है सीवी का। हम अब क्या करते हैं, अपने सीनियर का सीवी मांगते हैं, कॉपी पेस्ट चेंज किया होता है, और वो हम चेंज देते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई लोग बहुत केयरलेस होते हैं, वो उनका वो डेटा तो सही कर देते हैं, डेट्स पुरानी रहती हैं, तो पता चला वो पास आउट 2012 के हैं, लेकिन लिखा हुआ 2010। तो ऐसा भी मैंने कई सीवीज देखे हैं। और फॉर्मेट की कोई यूनिफिकेशन या कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है इंडिया में, तो जिसका मन चाहे, जो जी चाहे, उस तरह का सीवी बना के भेजता है। और काफी सीवीज इस मामले में आपको पता होगा, monster.com हो गया, या इंडीड हो गया, या नौकरी हो गया, वो रिज्यूम एग्रीगेटर का भी काम करते हैं। तो आपका सीवी जब आप अपलोड करते हो, तो आपके सीवी को पार्स करता है, वो रीड करता है, और आपके इसमें से आपके वो उठाता है, कीवर्ड्स उठाता है। तो वो कीवर्ड्स, वो पूरी एल्गोरिथम, वो पब्लिक नहीं है, किसी को पता नहीं कैसे होता है। तो उसी वो डिसाइड करती है कि आपको कौन सा रिक्रूटर कांटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि रिक्रूटर की वो इनबॉक्स पे जाएगा तो देखेगा ये सीवी है और ये रेलेवेंट सीवीज हैं, तो वो अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा, वो रेलेवेंट सीवीज पे ही जाएगा। तो अगर आपके सीवी ढंग से पार्स नहीं हो पा रहे हैं, तो ये आपके सीवी की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप बहुत ही अच्छे हो प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, अपने स्किल में, बट आपका सीवी बहुत खराब हो, वो आपको मात दे रहा हो। तो इसलिए सीवी का खेल बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, बिकॉज फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरेक्शन क्या है, आपको HR से बात करनी है, रिक्रूटर से बात करनी है, उसके बाद आप वहां से, आपको पता है कि आप वहां से ले जाओगे गाड़ी को आगे। लेकिन अगर HR ही आपको शॉर्टलिस्ट नहीं कर पा रहा है, सिस्टम ही आपको रिजेक्ट कर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो आपका सोल्यूशन है यहाँ पर, आपको सीवी बनाना है अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ऐसे फॉर्मेट में जो रिज्यूम एग्रीगेटर्स आसानी से पार्स कर सके। तो यूरोप में एक बहुत ही फेमस वेबसाइट है, जो यूरोपियन यूनियन में कॉमन है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में कोई भी कंट्री का बंदा किसी भी कंट्री में काम कर सकता है। जैसे इंडिया में हम, राजस्थान का बंदा बैंगलोर में काम कर सकता है, असम का बंदा मुंबई में काम कर सकता है। तो यूरोपियन यूनियन में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सीवी का, उसको बोलते हैं यूरोपास सीवी। तो उसको सबके लिए एप्लीकेबल है। आप इंडिया से भी यूरोपास की वेबसाइट पे जा सकते हो। मैंने चेक नहीं किया है कि इंडिया से वो VPN के थ्रू या जियो रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, मैंने चेक नहीं किया अभी, लेकिन अगर जियो रिस्ट्रिक्टेड है तो आप VPN यूज कर सकते हैं। आप जाइए यूरोपास पे, अपना अकाउंट बनाइए, और वो आपको एक फॉर्म फिल करा के देगा। आप फॉर्म फिल करेंगे, उसमें
और वो आपको 3 टेम्पलेट होती हैं स्टैंडर्ड, और वो तीनों टेम्पलेट्स में आप किसी भी एक से आप अपना सीवी डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आपके सीवी में कोई चेंज है, अपडेट आया, तो आपको दोबारा नहीं भरना है, अपने प्रोफाइल पे जाएंगे, उस रेलेवेंट सेक्शन को अपडेट करेंगे जो आपको अपडेट करना है, और फिर आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, तो आपका सीवी, और वो कॉपीज आपकी मल्टीपल कॉपीज सेव होती रहती हैं। तो और यहाँ इसलिए ये भी बहुत जरूरी बात है कि हर जॉब का आप एक सीवी मत यूज करिए, कोई सिल्वर बुलेट नहीं होता सीवी। हर जॉब के अकॉर्डिंग अपना सीवी को आप टेलर करिए, हर जॉब के अकॉर्डिंग अपने सीवी को अलाइन करिए, बिकॉज वन जॉब इज डिफरेंट, आई मीन नॉट एवरी जॉब इज द सेम, सबकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने सीवी को एडजस्ट करते रहिए कंटिन्यूअसली, क्योंकि अगर आप एक जॉब के लिए हर जॉब के लिए एक सीवी यूज कर रहे हैं तो फिर आपके हिट्स बहुत कम लगेंगे, आपका चांसेस सिस्टम को पार्स करने का बहुत कम रहेगा, तो इसलिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। और वो स्टैंडर्ड सीवी, आपको कोई वेट, आपको एडजस्ट नहीं करना है कि मेरा फॉन्ट यहाँ से वहां जा रहा है, या नेम इतना बड़ा आ रहा है, या एक्सपीरियंस इतना छोटा हो रहा है, वो स्टैंडर्ड सीवी टेम्पलेट है, आप फॉर्म फिल करिए, वो प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम वो प्लेटफॉर्म सॉल्व कर देगा आपकी। तो आपका एक सेट प्लेटफॉर्म रहता है, आपका एक सेट सीवी रहता है, और आप यूज कर सकते हो। स्पेशली यूरोप में आप जब अप्लाई करेंगे, तो मैंने कई बार देखा है, जब कई बार रेफरेंस आते हैं इंडिया से भी आते हैं, तो जो सीवी, जो एग्रीगेटर होता है, जब वो सीवी हम पास करते हैं, तो वो कॉलेज में लेता है एक्सेंचर, और वो कंपनी में लेता है यूपीटीयू, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है उसमें गेम, डेट चेंज हो जाती है, फिर बहुत ही प्रॉब्लम करनी पड़ती है, उसको अपने मैनुअली एडिट करना पड़ता है, तो रिक्रूटर का दिमाग खराब हो जाता है, यार ये क्या है नाटक है। तो अपना सीवी को स्टैंडर्डाइज करिए, यूरोपास की सर्विसेज लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वहां पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अपना अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा वहीं का सीवी आप सब कहीं यूज करो, इंडिया में भी यूज करो, बाहर भी यूज करो, जहां भी यूज करना है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सीवी है, उसमें कोई खेल नहीं है कि आपको क्या करना है। और एडिट करना हो तो आप जाके अपने अकाउंट पे एडिट करके एक डिफरेंट कॉपी बना सकते हैं रिज्यूम की। अच्छा, अच्छा, बहुत ही बढ़िया शशांक। ये तो शशांक, एक क्वेश्चन बताओ, जो अब पिछली बार आप बात कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन के आंसर में, इंडियन में जो आईटी कंपनीज हैं उसमें जो काम होता है, तो एक तो सर्विस कंपनीज है और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। हाँ। अगर कोई बंदा करियर की स्टार्टिंग में है या इनिशियल स्टेज में है, तो उसको कौन से तरीके की कंपनीज में ज्यादा अच्छे ग्रोथ एवेन्यूज मिलेंगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में? देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पर केस बाय केस डिपेंड करेगा कि आप किस प्रोजेक्ट में हो, किस प्रोडक्ट में हो, और किस तरफ आपका डायरेक्शन जा रहा है। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आईटी सर्विसेज में भी काफी स्कोप है, अगर आप किसी रिसेंट टेक्नोलॉजी पे या पॉपुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, तो करियर ट्रैजेक्टरी के हिसाब से आईटी सर्विसेज कंपनीज भी अच्छी हैं। जैसे सेल्स फोर्स हो गया, आजकल बहुत बहुत पॉपुलर है, और AWS, Amazon वेब सर्विसेज हो गई। Amazon वेब सर्विसेज जरूरी नहीं है कि Amazon में ही जॉब्स मिले आपको, क्योंकि Amazon के पास इतना काम है AWS डिप्लॉयमेंट्स का, वो अकेले नहीं कर सकते, उनके पास स्केल ही नहीं है, उनके पास बैंडविड्थ नहीं है इतना। तो उन्होंने पार्टनर्स कर लिया है TCS के थ्रू, विप्रो के थ्रू, HCL के थ्रू, तो वो रीसेलर बन गए हैं। तो TCS प्रोजेक्ट लेती है, विप्रो प्रोजेक्ट लेती है AWS के, वो AWS से अपना लाइसेंस चार्ज करता है उस कंपनी से, लेकिन डिप्लॉयमेंट का काम, डिप्लॉयमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी इंडियन SIs की होती है। तो AWS की जॉब्स अगर आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है तो आपको TCS में जॉब मिल सकती है, HCL मिल सकती है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, किसी भी कंपनी मिल सकती है। तो आप चेक करिए कि इंडियन SIs में या ग्लोबल SIs में, इंडियन SI हो गई TCS, विप्रो, HCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, और ग्लोबल SIs हो गई, कॉग्निजेंट हो गई आपकी, कैपजेमिनी हो गई, एक्सेंचर हो गई, IBM हो गई। तो इनमें भी काफी जॉब्स हैं क्लाउड माइग्रेशन की, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की। तो उसमें AWS इज बीइंग वन ऑफ देम, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और IBM क्लाउड, शायद उसका नाम चेंज हो गया, पहले ब्लूमिक्स बोलते थे, अब उसको IBM क्लाउड बोलते हैं। तो इनमें भी काफी IBM अपॉर्चुनिटीज है। भी एक है ना, IBM वॉटसन? वॉटसन IBM क्लाउड की एक ऑफरिंग का नाम है, तो उनकी कॉग्निटिव और AI कैपेबिलिटी का नाम है IBM वॉटसन, बट एज अ पैकेज आप अगर जाएंगे तो उसे IBM क्लाउड ही बोलते हैं। बहुत सारे वेरिएशंस हैं, मतलब ये ओशन है, इसको ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते हम। तो ये बात हो गई, हाँ, ये बात हो गई IT सर्विसेज की, कि कैसे करियर ग्रोथ अब में आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि पूरा फंडा है रेलेवेंट रहने का। अगर आपका स्किल रेलेवेंट है तो आप रेलेवेंट हो,
और आपका स्कोप अच्छा है मार्केट में। और प्रोडक्ट बेस पे आते हैं, तो प्रोडक्ट बेस में आप देखिए जैसे आजकल सब कुछ मोबाइल पे जा रहा है, काफी फोकस मोबाइल पे है। तो मोबाइल डेवलपमेंट का, ऐप डेवलपमेंट का, जैसे आपको पता ही हो गूगल में कितने सारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स देते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाइए और फिर उसको अगर वो मार्केट करिए, अच्छा होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है अच्छा तो फिर वो गार्बेज में जाएगा। गूगल बहुत बड़ा एग्जांपल है इसका। आपको याद होगा ऑर्कुट 2008 में जब आया था, जो उससे पहले आया था, ऑर्कुट यूज्ड टू बी द गो टू नेटवर्क पहले। तो ऑर्कुट क्या था? ऑर्कुट एक पर्सनल प्रोजेक्ट था गूगल की किसी एम्प्लॉय का, जो ग्लोबलाइज हो गया। तो उस तरह का कई बार उस तरह के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेवलपमेंट में होते हैं, किसी का आइडिया ऑलरेडी होता है, बट उन्हें आइडिया को एक वर्ड होता है मैं भूल रहा हूँ, आइडिया को टेंजिबल बनाना, आइडिया को रियलाइज करना में उनको काफी हेल्प चाहिए होती है लोगों की। तो आइडिया तो सिर्फ एक थॉट है, प्रोसेस है, लेकिन उसको रियलिटी बनाना एक टीम का काम होता है। और उस टीम में यूजुअली प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। तो उस टीम में भी आप जा सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स और उबर का आइडिया था, वो आइडिया ही था पहले। और अगर AWS ना होता या क्लाउड कंप्यूटिंग ना होती तो नेटफ्लिक्स और उबर नहीं स्केल कर पाते जिस तरह वो स्केल कर रहे हैं आज। क्योंकि वो AWS के आने के बाद, एजोर के आने के बाद ही उनको लगा कि हाँ, जब नेटफ्लिक्स और उबर थे छोटी छोटी कंपनीज, उनके पास इतना फंड नहीं था कि अपना खुद का डेटा सेंटर खोले, राइट। तो उन्होंने कम हो गया तो उन्होंने एग्जैक्टली तो उन्होंने एजोर को, AWS को, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपना प्रोडक्ट को मटेरियलाइज किया, कैपिटलाइज किया। तो अब नेटफ्लिक्स में जैसे डिफरेंट एवेन्यूज हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं स्मार्ट टीवीज में, ऐप डेवलपमेंट में। तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। वहां पर अगर आपको जॉब मिलती है तो वो भी आप बहुत अच्छा है, बहुत काफी रेलेवेंट है। और आजकल तो जो सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो है ऑटोनोमस व्हीकल का या AI का और मशीन लर्निंग का, तो बहुत चल रहा है। डेटा साइंस का अनफॉर्चुनेटली इसमें काफी गैप है अपने जो करंट करिकुलम है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है। क्योंकि आप ज्यादातर जॉब्स देखेंगे अगर मशीन लर्निंग की, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की, NLP जिसको बोलते हैं, उसमें वो PhD मांगते हैं सीधे। वो सीधे कहते हैं कि हमें PhD बंदा चाहिए जिसको ट्रिपल न्यूरल इंटीग्रल नेटवर्क आता हो, आता हो, न्यूरल ट्रिपल नेटवर्क में इंटीग्रल PhD आता, कर हाँ रखी हो एग्जैक्टली। वैसे बंदे तो चाहिए उनको। तो PhD का या एकेडमिक्स का कोई तोड़ नहीं है। आप कभी भी हैंड्स ऑन करके एकेडमिक्स से ऊपर नहीं हो पाओगे, एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन इन जनरल जॉब रेडी होने में आपको टाइम लग जाएगा। तो ऐसी कंपनीज में जाने के लिए, डेटा साइंस में जाना हो, AI में जाना हो, NLP में जाना हो, उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत अपने आप से कुछ करना पड़ेगा शुरुआत से, या फिर आपको एक स्पेशलाइज कोर्स करना पड़ेगा किसी यूनिवर्सिटी से, तभी आपकी इसमें ऐसी जॉब्स में आपकी हो पाएगी। अदरवाइज प्रोडक्ट बेस्ड और IT सर्विसेज की जैसे मैंने बात करी, उनमें आपको अगर एक अच्छा प्रोडक्ट मिल जाए तो आप वहां जा सकते हो, या फिर एक रेलेवेंट टेक्नोलॉजी जो आजकल फेमस है, जो आजकल काफी डिमांड में है, वो पकड़ लो IT कंपनीज में। IT कंपनीज, सर्विसेज कंपनी में पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर वो आपको बिजनेस डिमांड के अकॉर्डिंग हायर करते हैं, आपकी चाहत के लिए डिमांड नहीं करती है आपको क्या करना है, राइट। तो उनके ये थोड़ा पास जो काम है वो वही देंगे। एग्जैक्टली अगर HCL के पास कोई मेन फ्रेम का अगर प्रोजेक्ट आ गया 10 मिलियन का, तो वो उसके लिए फिर आप मेन फ्रेम का बंदा ही ढूंढेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट मेन फ्रेम का है। तो आपका ऑफर अगर आपकी जॉब ऐसे प्रोजेक्ट में लगती है, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपको वहां पर AWS पे काम कराएंगे वो, राइट। तो ये थोड़ा तिकड़म आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने नेटवर्क से, अपने कनेक्शन से, कि और अपने थोड़े जो भी आपका जुगाड़ हो कंपनी में, हो या ना हो, या किस्मत कह लो, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कि हाँ किस चीज पे काम करना है। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपको उस टेक्नोलॉजी पे, उस एरिया में काम करना पड़े जहां पर आपका काम करने का मन बिल्कुल भी ना हो, 0%। तो ऐसा भी हो सकता है। कई लोग करते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, कई लोग नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी करियर ट्रेजेक्टरी आपकी इनिशियल जॉब डिसाइड करती है। तो ये फर्क होता है IT सर्विसेज में और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया शशांक, आपने ये सब जो शेयर किया हमारे साथ। बस एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि जैसा आपने बोला कि करिकुलम में तो ये मशीन लर्निंग, IoT, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, ये सब पढ़ाए नहीं जा रहे हैं और जॉब्स इनकी आ रही हैं, तो ऐसे में वो गैप के लिए जो लोग करेंटली पढ़ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं? इसका कुछ है क्या, कुछ सर्टिफिकेशन टाइप का या कुछ भी है क्या? सर्टिफिकेशन का तो इतना आइडिया नहीं है, बट आपने देखा होगा या आप जानते होंगे, कोर्सेरा बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, यूडेसिटी है, शायद यूडेसिटी है, यूडेमी नहीं कहूंगा, यूडेमी तो थोड़ा सा
क्वालिटी में थोड़ा चक्कर है उसका, बट यूडेसिटी और उसकी यूडेसिटी की नैनो डिग्रीज आती हैं शायद, और एक कोर्सेरा है उसमें भी थोड़ी नैनो डिग्रीज आती हैं, तो उसमें आपको 6 महीने में 9 महीने में लग के आपको काम करना पड़ेगा, और काफी कंटेंट उनका MIT और हार्वर्ड के प्रोफेसर्स का होता है, और इनफैक्ट अपने IITs के NPTEL जो आपने सुना होगा, नेशनल करके कुछ है, वो IITs का कोलैबोरेशन नेटवर्क है जहाँ पर आप नॉलेज शेयर करते हैं, उनका भी एक उनके भी काफी प्रोफेसर्स के वीडियोस रहते हैं, काफी कंटेंट रहता है, और जो करिकुलम उनकी यूनिवर्सिटी से फॉलो होता है वैसा ही ऑलमोस्ट करिकुलम होता है। थोड़ी मेहनत आपको अपने आप करनी पड़ेगी, और नो डाउट वो 6 महीने की 7 महीने की लंबी जर्नी है, जैसा आप कॉलेज में करोगे वैसा आपको खुद करना पड़ेगा, बट यही चीज है कि बात है मोटिवेशन की, बात है डेडिकेशन की। आप साइन अप कर लोगे, साइन अप करना बहुत ईजी है, फ्री है, आपने इसका स्टार्ट किया कोर्स 2 दिन लग के, फिर उसके बाद वो गया काम से, अब भूल जाओगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वीकेंड आ गया, काम आ गया, जॉब करते हुए प्रेशर आ गया, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो अभी कॉलेजेस में है, उनके लिए बहुत रेलेवेंट है कि आपके पास यार काफी टाइम होता है, देखो है ना, आप कॉलेज में कितना ही जाते होगे, 6 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से ज्यादा, उसके बाद आपके पास पूरा टाइम ही टाइम है, मजे करो, मजे के साथ साथ अगर आप कोर्सेरा और यूडेसिटी पे जाके अपने नैनो डिग्रीज कंप्लीट करते हो तो आपको काफी एडवांटेज होगा। और एडवांटेज क्यों होगा, क्योंकि यार अगर एक मशीन लर्निंग की जॉब के लिए 2 बंदे खड़े हैं, एक फ्रेश ग्रेजुएट है जिसको जावा प्रोग्रामिंग आती है, और एक फ्रेश ग्रेजुएट है जिसने कोर्सेरा का कोर्स कर रखा है, तो मैं कोर्सेरा कोर्स वाले को प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसको वो थोड़ा जॉब रेडी होने के ज्यादा करीब है एज कम्पेयर टू यू, जिसको सिर्फ जावा आती है, जिसको सिर्फ C++ आती है, तो जिसको बोलते हैं ना टाइम टू मार्केट, तो आपको टाइम टू मार्केट जितना कम होगा, आपका चांस उतना ज्यादा होगा कि आप ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर्ड हो, आपको थोड़ी सी ग्रूमिंग चाहिए, जो कंपनी करने में आपको प्रेफर करेगी, रादर देन किसी को ग्राउंड अप से ग्रूम करने में, तो वहां पर एडवांटेज रहता है। तो काफी कोर्सेज हैं यूडेसिटी और कोर्सेरा पे, और यूट्यूब पे काफी कोर्सेज हैं, बट एजुरेका नाम की वेबसाइट है, एक चैनल है, वो काफी फेमस है इन सब मामलों में, बट मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू की तरह ही ज्यादा करवाते हैं रादर देन गोइंग इन डिटेल। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए एजुरेका इज वेरी गुड, बट फॉर डेडिकेटेड लर्निंग, फॉर इन डेप्थ लर्निंग, कोर्सेरा और यूडेसिटी काफी फेमस है, और कभी कभार ये पेड भी होते हैं, तो मैं इस पे भी आना चाहता हूँ कि हम इंडियंस हैं, हमारा 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 धर्म है कि जो चीज फ्री मिले वो हमारी प्रायोरिटी हो, तो कभी कभार जो चीजें कभी कभार पेड होती हैं, तो आप उनपे इस पे मत जाए कि यार इस पे कौन पैसा देगा, उसको कंसिडर करिए एज अ इन्वेस्टमेंट ऑन योर करियर। 700 रुपए का कोर्स खरीदा हुआ आपकी 7 लाख की जॉब लगवाता है, तो वो बहुत बढ़िया रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसमें मत जाइए कि यार ये 1200 का कोर्स है या ये $50 का कोर्स है। आई नो काफी लोग के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप ऐसा करिए। और कई बार बहुत महंगा कोर्स है, $100 का है फॉर एग्जांपल, $100 हो गए 6,600 रुपए, तो नहीं होते हैं बीटेक के लड़कों के पास, लड़कियों के पास, मैंने भी देखा है, मैं भी था उनमें से। तो आप पूल करिए रिसोर्सेज, आप पूल करिए, आप 6-7 अपने फ्रेंड्स को इकट्ठा करिए, उनसे पैसा इकट्ठा करिए, और एक बंदा कोर्स ले, और फिर उसमें फिर ऑनेस्टी की बात होती है, आप साथ में पढ़िए तो आप सब लोग एक साथ रहोगे, एक ही पेस पे रहोगे, आप दिन डिसाइड कर लो कि फ्राइडे नाइट को ये करना है और या सैटरडे को ये करना है, या फिर आप सेट कर लो कि भाई तू कर ले 3 महीने तेरे, 3 महीने बाद मैं करूंगा, इस तरह। तो वहां से आप पोल कर सकते हो रिसोर्सेज, और आप अपना कोर्स कर सकते हो। डेफिनेटली एडवांटेज है अगर आपके पास इतना कैश फ्लो नहीं है, बट आई एम सेइंग कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, वो आपके ऊपर है कि आपको करना है कि नहीं करना है। तो ये कोई अगर आपको दे हवाला कि यार पैसे नहीं है, बहुत महंगा कोर्स है, तो फिर थोड़ा डाउट रहेगा यार। आप कोशिश तो करके देखो, आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढो जिनको कोर्स करना है, या उनको बताओ, क्या तो उनको ना पता हो कि ऐसा कोई कोर्स है, तो क्या पता वो भी इंटरेस्ट दिखाएं अपना, उस तरह के आपको 3-4 बंदे, 5-6 बंदे मिल जाए, बंदियां जो मिल जाए, आप पूल करो रिसोर्सेज अपने, और एक बंदा उसका पेमेंट ले ले करके, आप अकाउंट ले ले, आप इसको शेयर करो। ऑब्वियसली उसमें लिखा होता है डिस्क्लेमर में कि इट इज ओनली फॉर 1 पर्सन, बट आप स्टूडेंट्स हो, चला सकते हो, ऐसा काम कर सकते हो, तो यू कैन डू इट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आदमी चाह ले कि कोर्स करना है, तो फिर तो ये सारी जनता नेटफ्लिक्स का भी शेयर्ड अकाउंट चला ही रही है। एग्जैक्टली, तो सेम मैं वही बोलने वाला था एक्चुअली, चला ही सकते हो, और क्या। वो बात तो है, नहीं तो आजकल तो मैं देखता हूँ कि टॉरेंट पे भी मिल जाते होंगे,
मुझे पता नहीं है कोर्सेज, बट अगर आदमी चाहेगा तो वो कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है। बट मेरा एक पॉइंट रहेगा यहाँ पर आने के बाद, जैसे देखता हूँ जो लोग मेहनत से कोर्सेज डालते हैं तो उनको अप्रिसिएशन के लिए अगर आप उनको थोड़ा सा अगर आप दे दोगे, और सही प्लस बात है। आप उनका अप्रिसिएशन कम है, आपके करियर पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ना। बिल्कुल 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 तो आप वही आपका जो 1500 का कोर्स आज है वो आपकी अगर जॉब लगवा दे 8 लाख की, तो बिल्कुल, वो तो एकदम क्या सही कहना है। बात है, एकदम सही बात है। बहुत ही बढ़िया लगा शशांक आपसे बात करके, और मुझे बिल्कुल पूरा यकीन है कि जो दर्शक देख रहे होंगे, अगर वो CSIT ब्रांच के होंगे तो वो उनको ये वीडियो 2 बार देखना चाहिए। एक बार देखने के लिए एग्जैक्टली और एक बार समझने के लिए, समझने जो जो आपने एग्जैक्टली बीच में नगेट्स ऑफ विजडम दिए हैं उसको गूगल करने के लिए। तो एग्जैक्टली सबसे जो मैं जस्ट क्विकली समराइज करूंगा, शशांक ने जो जो बोला है कि सबसे जरूरी है कि समय के साथ खुद को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज कि आप जो भी काम कर रहे हो अपने करंट जॉब में, उसका एक होलिस्टिक परव्यू लेना, कि उसका एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेना कि वो पूरे सिस्टम में कहाँ फिट होता है। और वो चीज जितना आप करोगे, आपका एटलीस्ट लक्ष्य होना चाहिए कि कैसे आप वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव गैदर कर सको, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक और चीज जो शशांक ने बोली है, जो बहुत से लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, कि CV को स्टैंडर्डाइज लिख करके सबको, सेम वर्ड उसने जो यूज किया था सिल्वर बुलेट वाला, वही मैं यूज करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है। सब लोग अपना अपना CV अपने रोल के हिसाब से ट्वीक करें, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट रख सकते हैं, बट जो भी जॉब है उससे रिलेटेड आपने इंजीनियरिंग में जो प्रोजेक्ट्स किए हैं एटलीस्ट वो मेंशन कीजिए। बाकी चीजें जो नहीं है वो हटा दीजिए। अगर आप कोई टेलीकॉम की जॉब के लिए जा रहे हैं और आपने वहां पर अपना C++ का प्रोजेक्ट लिखा है तो शायद वो उतना रेलिवेंट नहीं है, तो नहीं एटलीस्ट होगा कॉमन एग्जैक्टली सेंस अपना लगाइए। अपने आप को वेल अवेयर रखना बहुत ही जरूरी है। शशांक ने बताई, कुछ वेबसाइट्स भी बताए, उनके लिंक मैं कोशिश करूंगा डाल मैं दूंगा। आपको पोस्ट कर दूंगा लिंक्स, आप अपने उसी पोस्ट में नीचे आप टैग कर सकते हैं लिंक को, बिल्कुल या मैं खुद ही कमेंट कर दूंगा जब आप वहां जाएंगे, तो मुझे एक बार बिल्कुल रिमाइंड करा बिल्कुल दीजिएगा बस। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो प्रोडक्ट जॉब्स कैसी होती हैं, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसके लिए क्या क्या स्किल सेट की जरूरत है, अगर ये थोड़ा बेसिक होमवर्क किया रहेगा तो उतना ही आपको जो आपका टाइम टू मार्केट है वो उतना कम होगा, और उतना ही आप करियर में जल्दी ग्रो करेंगे। शशांक, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऐसे ही बिल्कुल जो भी लोग UP-TU के हैं और अलग अलग कंपनीज में अलग अलग करियर ट्रैजेक्टरी रही है, वो प्लीज पिंग कर सकते हैं, और हम उनके साथ भी ये पॉडकास्ट करेंगे। बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके शशांक। ऑल द एग्जैक्टली वेरी बेस्ट मैं विद योर करियर। थैंक यू। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि मैंने सिर्फ आपका पोस्ट देखा था, मैं अभिनव को पहले से नहीं जानता हूँ, जो लोग देख रहे हैं, मैंने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया अपना कि हाँ ये अच्छा मौका है जो हमारे जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं UP-TU के, उनको हेल्प करने का। तो मैंने सिर्फ अपनी तरफ से एक सोचा, छोटा सा मैसेज डाला था, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा चैनल है, इतना बड़ा ग्रुप है, इस पे कोई देखेगा मेरा कमेंट, बट अभिनव जी ने देखा और आई वाज सरप्राइज कि आ गया, और मैं रेडी नहीं था जैसे आप देख सकते हैं इस तरह के वीडियो पॉडकास्ट के लिए, बट इट इज व्हाट इट इज। आई नहीं होप नहीं, दिस विल बिल्कुल। हेल्प यू इन योर करियर, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच शशांक, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड, बाय बाय। You too, bye.